वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। सबसे पहले बेटा पर्सनैलिटी इसका मेन टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक ही पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी वर्ड का हिंदी मीनिंग है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के पर्सोना वर्ड से बना है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क। ठीक है, जब ग्रीक में लोग स्टेज पर एक्ट करते थे ना तो एक मास्क पहनते थे, पर्सोना पहनते थे। जैसा भी वो मास्क होता था वैसे ही इमेज वो रिफ्लेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो शेर का मास्क पहन रहे तो शेर बन जाते थे, शेर जैसी एक्टिंग वो करते थे। तो उसी पर्सोना वर्ड से धीरे धीरे पर्सनैलिटी वर्ड जनरेट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, सॉरी ग्रीक में ये यूज हुआ, लैटिन वर्ड है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का वर्ड है पर्सोना और इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है एक नंबर पे। तो इसका मीनिंग है मुखौटा या मास्क। अब उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनैलिटी है क्या। अगर मैं आपसे पर्सनैलिटी के बारे में पूछूं तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि मैम वो अच्छा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो थोड़ा काला है मैम, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसकी हाइट कम है, उसकी पर्सनैलिटी क्या अच्छी नहीं है। तो बेटा पर्सनैलिटी केवल फिजिकल डायमेंशन नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लो, ज्यादातर हम पर्सनैलिटी को क्या लेते हैं, लुक से लेते हैं। ठीक है, ये पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन जरूर है, इसको पर्सनैलिटी का फिजिकल डायमेंशन कहते हैं कि हम दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, समाज में कुछ मानक बना दिए कि जो लोग लंबे होंगे, जिनका नाक पहना होगा, आंखें थोड़ी मोटी होंगी, रंग गोरा होगा, वो ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, ये फिजिकल डायमेंशन है। डेफिनेटली फिजिकल डायमेंशन अपना असर छोड़ता है, पर बेटा ये थोड़े समय के लिए है। तो ये केवल हम दिखते कैसे हैं, ये केवल बेटा हमारी पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन है। इसको क्या कहेंगे, फिजिकल डायमेंशन। उसके बाद और बहुत सारे डायमेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 डायमेंशन की मैं बात करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन ये बताता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी समझते हो और कितनी जल्दी उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करते हो। देखो जो यहाँ पर मैं केवल रटने वाले बच्चों की बात नहीं कर रही, बात को समझ के उसको जितनी जल्दी आप अप्लाई कर देते हो चीजों को। जैसे साइंस आपने पढ़ा तो साइंस का आपको वो रूल अप्लाई भी करने आने चाहिए। तो उसी प्रकार से आपकी इंटेलिजेंस मैटर करती है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारा मेंटल डायमेंशन है बेटा। हमारा मतलब सीखने का तरीका कितना फास्ट है। अगर बेटा फिजिकल डायमेंशन के आधार पर लोगों को मतलब पॉपुलैरिटी मिलती तो नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा कभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता। फिर मैं बात करती हूँ बेटा सोशल डायमेंशन की। सोशल डायमेंशन का मतलब सामाजिक आय। समाज हमसे कुछ गुणों की उपेक्षा करता है, जैसे कि काइंडनेस, सिंपैथी, हमारा कैरेक्टर, हमारी लविंगनेस, कोऑपरेशन। अगर किसी को किसी काम में आपकी जरूरत है और आप उसको मना कर देते हो तो क्या आप सोशल हो? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं हो। आपको दूसरों के मुसीबत में आपको उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। छोटों को आपको मतलब प्यार करना चाहिए, बड़ों की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सोसाइटी हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि भाई हम समाज के सामने एक इमेज प्रस्तुत कर सकें। तो सोसाइटी हमारे बारे में इस डायमेंशन के बारे में बेटा बहुत ज्यादा सजग है। तो हमारा ये सोशल डायमेंशन है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है। उसके बाद है इमोशनल। इमोशनल का मतलब है भावना। आपके सबके अंदर लव, जेलसी, एंगर और बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, पर कितना, अगर आपको मान लीजिए जो आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसी ने आपको आउट कर लिया, क्या करोगे, बैट लेके उसका सिर तोड़ दोगे? नो ना। क्यों? गुस्सा तो आया आपको, पर आपने अपने एग्रेशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और आप ये सोचोगे जब वो बैटिंग करेगा तो आप भी उसी तरह अच्छी बॉलिंग करके क्या करोगे, आंसर करोगे। तो अपने इमोशंस को, जो मोमेंटरी इमोशंस है, आपका लव है, एंगर, उनको कंट्रोल करना सीखो और आराम से आप उनको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो खिलाड़ी के लिए जानना इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको आउट कर दिया तो क्या करोगे, अब्यूज करने लग जाओगे दूसरे प्लेयर को? नो। तो ये खिलाड़ी, कई बार आप देखते हो कि बड़े बड़े प्लेयर भी 0 पर आउट हो जाते हैं और बड़े साइलेंटली मुस्कुराते हुए वहां से क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। तो क्या बेटा उनमें इमोशनल कंट्रोल है। तो अब आपकी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी आपके फिजिकल डायमेंशन, आपके मेंटल डायमेंशन, आपके सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन, इनका सम है। इनका बेटा सम है। ये फिजिकल डायमेंशन भी जुड़ेगा कि आप दिखते कैसे, और मेंटल डायमेंशन आपकी मतलब कितनी जल्दी चीजों
टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन, नाम फिर से सुनिए, विलियम हर्बर्ट शेल्डन, और दूसरा जर्मनी। पर्सनैलिटी को अलग अलग बेसिस पर बांटता है। ये कौन थे? साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड करा। फिर से देखिए, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने पर्सनैलिटी को शारीरिक संरचना, फिजिकल बेसिस पर, मतलब आपकी बॉडी कैसी है, ठीक है, आपका फिजिक कैसा है, उसके आधार पर पर्सनैलिटी को डिवाइड करा। तो पहले हम विलियम हर्बर्ट शेल्डन का डिवीजन करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने जो पर्सनैलिटी को डिवाइड किया बेटा, वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक तो होते हैं आपके एंडोमॉर्फ, एक होते हैं मेसोमॉर्फ, और थर्ड है आपके एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कौन है? ठीक है, दे हैव पेयर शेप्ड बॉडी, नाशपाती के आकार का शरीर है, हाथ पैर छोटे गोल मटोल, ठीक है ना, और क्या होता है बेटा, वो ज्यादातर रेस्टलेस रहते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरीके से आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ठीक नहीं है, पर रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में ये लोग बड़े आगे निकल जाते हैं। आई बात समझ में? फिर से देखते हैं, पेयर शेप्ड बॉडी होती है, नाशपाती के आकार का शरीर होता है, फैटी होते हैं, फैट मतलब मोटे होते हैं थोड़े से, नैरो शोल्डर मतलब कंधे ज्यादा चौड़े नहीं होते, रिलैक्स एंड फन लविंग, आरामदायक जीवन जीते हैं, और क्या होते हैं, फन लविंग मतलब जीवन को खुश तरीके से जीने वाले होते हैं। तो एंडोमॉर्फ आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ बेटा एथलीट बॉडी होते हैं, ऐसे फिजिक लेकर पैदा होते हैं जो खिलाड़ी की होनी चाहिए, हाथ पैर लंबे होते हैं, शरीर भरा हुआ होता है, मांसपेशियां क्या हो जाती है, मसल्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग खेलों के लिए बिल्कुल फिट है, वो किसी भी खेल में जाए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है उनका, और वो साथ ही साथ क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। तो इस प्रकार से ये खेलों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिस भी खेल में आप इनको डालोगे उसमें क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनकी जो चेस्ट होती है वो क्या होती है बेटा, ब्रॉड होती है। उसके बाद एक बार फिर से देखिए, एथलीट फिजिक होती है इनकी, ब्रॉड इनके शोल्डर्स होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं। उसके बाद करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, असर्टिव पॉजिटिव मतलब सोच वाले, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ठीक है ना बेटा। खिलाड़ी को कॉम्पिटिटिव जरूर होना चाहिए, पर पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन की फीलिंग जब तक आप में नहीं है तब तक आप जीतने की सोच भी नहीं सकते। तो उसके बाद बेटा एक्टोमॉर्फ। अब अपनी क्लास का सबसे सुगड़ बच्चा याद करो, ठीक है। एक ऐसा बच्चा सभी की क्लास में होता है जो बिल्कुल सिंगल हड्डी है बेटा, जिसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, जितना लंबा है ना तो आप जितना लंबा है, पर आपसे बहुत लंबा दिखाई देता है। वो बच्चे कभी भी मोटे नहीं होते, वो ऐसे फिजिक लेकर पैदा होते हैं बेटा, दे आर नॉट फिट फॉर गेम्स, वो भी गेम्स के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। पर क्या है, वो उनके हाथ और पैर जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, मसल्स उनकी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पर बेटा वो एक तो आपके स्विमिंग और दूसरा है आपका एथलेटिक्स, इन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो ज्यादातर ये भी स्पोर्ट्स के लिए क्या है, फिट नहीं है। देखते हैं हम एक्टोमॉर्फ, नैरो शोल्डर्स, उनके भी कंधे चौड़े नहीं होते, थिन आर्म्स एंड लेग्स, थिन आर्म्स एंड लेग्स, जो हाथ पैर हैं वो पतले हैं, और ये शांत रहते हैं, मतलब ये ज्यादा बातचीत नहीं करते, और अपने बारे में ज्यादा इनको चिंता रहती है, तो सेल्फ कॉन्शियस है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, हमने विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने, बिल्कुल इजी है, बच्चे को याद हो जाता है। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा, एक एंडोमॉर्फ, एक मेसोमॉर्फ और एक एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ पेयर शेप्ड बॉडी, गोल मटोल शरीर वाले, ठीक है, खेलों के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है, पर वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में अच्छे हैं। उनके कंधे क्या होते हैं, छोटे नैरो होते हैं। उसके बाद दूसरे हैं आपका मेसोमॉर्फ, एथलीट बॉडी होती है, अच्छी फिजिक होती है, असर्टिव, कॉम्पिटिटिव इन नेचर, और खेलों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। थर्ड है बेटा आपका एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं, थिन, बहुत पतले होते हैं, जितने लंबे हैं उससे भी ज्यादा लंबे दिखाई देंगे। उनके जो उनके हाथ पैर होते हैं वो जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, और साथ ही साथ खेलों के लिए अच्छे नहीं है, पर स्विमिंग में और आपका एथलेटिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप लर्न कर लेते हो, पर पेपर में आता है जैसे एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ आया तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। आप इसका इसमें लिख के आते हो, इसका इसमें लिख के आते हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक
कंप्लीटली क्या है, इंट्रोवर्ट या कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हम ज्यादातर लोग क्या है, कुछ मित्र बनाते हैं, कुछ दोस्त बनाते हैं, बट ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट आपको पता होगा, इंट्रोवर्ट को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है, एक्सट्रोवर्ट को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है, एंटीवर्ट आप ज्यादातर लोग एंटीवर्ट ही होते हैं। तो जंग ने पर्सनैलिटी को 3 बेसिस पर डिवाइड किया, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट और एक एंटीवर्ट। तो अगर जंग का पर्सनैलिटी डिवीजन आ जाएगा तो अपनी मर्जी से नहीं लिखना। अगर विलियम हर्बर्ट शेल्डन का आएगा तो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और इनको एक्सप्लेन करना है। अगर आपका जंग का आता है तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एंटीवर्ट को एक्सप्लेन करना है। अगला टॉपिक करेंगे हम बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। थैंक यू प्यारे बच्चों, हम अपना चैप्टर कर रहे थे साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पर्सनैलिटी कर चुके हैं। पर्सनैलिटी के हमने टाइप्स भी कर लिए, जिसमें हमने विलियम हर्बर्ट शेल्डन और जंग का डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने पर्सनैलिटी को 3 भागों में क्लासिफाई किया और जंग ने भी 3 भागों में क्लासिफाई किया। आज हम पढ़ने वाले बेटा बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके 5 पॉइंट बेटा, सबसे पहला है ओपननेस, खुलापन, उसके बाद है कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस का मतलब है कर्तव्यनिष्ठा, उसके बाद है एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखी, एग्रीएबलनेस, सहमतता, दूसरों से सहमत हो जाना, और न्यूरोटिसिज्म। ये हिंदी वर्ड इसका थोड़ा टिपिकल है, मनोविशुद्धता। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ओपननेस की बात करते हैं। ओपननेस मतलब खुलापन, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सोशल, आप कितने सोशल हो, सामाजिक हो, ठीक है, इमेजिनेटिव, जितनी आपकी कल्पना शक्ति है, क्योंकि देखो कल्पना शक्ति होगी तभी तो कोई नया इन्वेंशन आप करोगे, नए नए विचार आपके माइंड में आएंगे, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट होना चाहिए आपका हर चीज में। उसके बाद है क्यूरियोसिटी, जितने आप क्यूरियस हो, जानने की इच्छा हो, उतना क्या होगा, आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा चीजों को अपने लाइफ में क्या करोगे, लेकर आओगे। क्रिएटिविटी मतलब वो भी आपको पता है, कल्पना मतलब एक तरीके से क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। और उसके बाद है इमोशनल, भावनात्मक, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप सामाजिक हो, अगर आप कल्पनाशील हो, साथ ही साथ रचनात्मकता, आपको कुछ नया करने की इच्छा है और क्यूरियस हो, नई चीजें जानना चाहते हो, तो बेटा ये सारे क्या है, ये सब खुलापन या ओपननेस में आते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो इससे पता चला कि आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो जितने ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी में होंगे, उतनी आपकी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनेगी। तो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी सबसे पहला पॉइंट क्या बताती है, ओपननेस बताती है। आप कहोगे कि ओपननेस में ये कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कि आप कितने सोशल हो, कितने इमेजिनेटिव हो, इंटरेस्ट किस किस में है, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें मतलब आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ लेकर जाती हैं। अब हम बात करते हैं कंसाइंटियसनेस। इसको हिंदी में कहते हैं खुलापन और इसको कहते हैं बेटा कर्तव्यनिष्ठा। कुछ लोगों को देखो बार बार कहने की जरूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को भी बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है कि आप ये करिए, वो करिए। पर बेटा कुछ बच्चे इतने डेडिकेटेड होते हैं, ये लोग वही होते हैं डेडिकेटेड टू वर्क, हार्ड वर्किंग है, एक्सपीरियंस है, मतलब लगे रहते हैं हमेशा, और सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अपने अपने ऊपर इनका मतलब अपने सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब अपने तरीके से अपना काम करते हैं, आत्म अनुशासित है। इनको आपको, पेरेंट्स को, टीचर्स को बाहर से इनको अनुशासित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से सेल्फ डिसिप्लिन है। टीचर ने काम करवा दिया, उसके बाद टीचर चाहे नोटबुक चेक
करवा लेंगे, ठीक है, या आपके पास से एग्री हो जाएंगे, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ये कैसे भी करके झगड़ों से बच जाते हैं। तो एग्रीएबलनेस में क्या होता है बेटा, बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, मैनेज होते हैं, सिस्टम तरीके से काम करते हैं, और बेटा क्या होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे दिल वाले होते हैं और हर काम को सिस्टम से करते हैं, ठीक है। एग्रीएबलनेस का अगर आपने गुण है तो बेटा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यही बता रहा है। एग्रीएबलनेस का मतलब दूसरों से अपनी बात मनवा लो या फिर उनसे एग्री हो जाओ, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप उनसे एग्री नहीं हो तो आप झगड़ा करोगे, या वो आपसे एग्री नहीं है तो झगड़ा करोगे, नहीं। ये क्या करते हैं, एक बात पे एग्री हो जाते हैं, या तो उनको अपनी बात मनवा लेते हैं या उनकी बात मान लेते हैं। लास्ट बेटा न्यूरोटिसिज्म, इसको हिंदी जो वर्ड है वो काफी थोड़ा डिफिकल्ट है, मनोविक्षुब्धता। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव इमोशन है, इट इज अ नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव है। ये जितना भी आपकी पर्सनैलिटी में होगा ना, उतना आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। मनोविक्षुब्धता का मतलब है इनस्टेबिलिटी ऑफ योर इमोशन। आपका इसका मतलब न्यूरोटिसिज्म आपका ज्यादा, इसका मतलब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये लोग होते हैं इनमें जो क्वालिटीज होती है वो है एंग्री होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वरीड रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। इसके अलावा और भी इनके सिम्टम्स हैं, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो ऐसे एस्पेक्ट है वो पर्सनैलिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट है। बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी में इसको भी इन्वॉल्व किया गया। जितना ये आपकी पर्सनैलिटी में है उतना आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी पे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। पहला ओपननेस, सेकंड कंसाइटियसनेस, थर्ड एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ एग्रीएबलनेस, 5 न्यूरोटिसिज्म। ऑल दीज आर पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल 4 आर पॉजिटिव। 4 तो इसमें पॉजिटिव है, जितनी ओपननेस होगी उतनी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी, जितनी कंसाइटियसनेस होगी उतनी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी, जितने एक्सट्रोवर्ट होंगे पॉजिटिव, एग्रीएबलनेस पॉजिटिव। पर न्यूरोटिसिज्म आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। इसका मतलब है इंस्टेबिलिटी ऑफ इमोशन, मतलब जितनी आपकी इमोशंस की इंस्टेबिलिटी होगी ना बेटा, उतने क्या हो गया, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। कितने पहले तो ये पांचों नाम याद करने हैं, फिर इसमें कौन कौन से ट्रेट्स हैं, ठीक है, उनको लर्न करना। ओपननेस में कौन से ट्रेट्स आते हैं, जैसे आपका सोशल है, इमेजिनेटिव है, क्यूरियस है, साथ ही साथ क्रिएटिविटी है, इमोशनल है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और कंसाइटियसनेस में सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, हार्ड वर्क। आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया ना बेटा, तो ये आप अपने आप लिख लोगे एक दो बार पढ़ने के बाद, ठीक। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं बेटा मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक लैटिन वर्ड है। मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, डिस्कवर हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये पूछा जाता है पेपर में 1 नंबर में कि कौन सा वर्ड है और कौन सी भाषा का, तो लैटिन वर्ड मूवर्स से क्या बना, आपका मोटिवेशन वर्ड बनाया है। इसका मीनिंग होता है टू मूव, मतलब आप कभी किसी काम को करोगे जब आप क्या करोगे, आप मोटिवेटेड हो, ठीक है ना, आप मूव कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड टू मूव। आई बात समझ में। तो मोटिवेशन आपका क्या है बेटा, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से डिस्कवर हुआ, लैटिन वर्ड मूवर से मतलब आपका डिराइव हुआ, और इसका मूवर का मीनिंग क्या होता है, टू मूव, चलते रहना। उसके बाद इसकी डिफाइन लिखनी होती है बेटा, पेपर में 1 नंबर में डिफाइन भी पूछी जाती है, तो वो भी मैं बता रही हूँ। द स्टेट ऑफ माइंड इन विच एन इंडिविजुअल इज फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस टू अचीव द गोल। इसमें इसका मतलब यह है, क्या है कि एक व्यक्ति जो अपने गोल को पाने के लिए क्या हुआ है, लगा हुआ है, इंस्पायर्ड। किससे इंस्पायर्ड है, या तो अपनी इंटरनल फोर्सेस से या एक्सटर्नल फोर्सेस से। इंटरनल फोर्सेस जो आंतरिक शक्तियां हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहरी शक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ माइंड, हमारे है अवस्था जिसमें हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं, या तो हमारी इंटरनल जो आंतरिक शक्तियां हमें फोर्स कर रही है, या जो हमारी बाहरी शक्तियां वो क्या कर रही है, हमें फोर्स कर रही है। आप देखो कि कहते हैं कि बिना मोटिवेशन के कोई भी बेटा, कोई भी आप कह सकते हो मिरेकल नहीं होता, ठीक है, कोई भी शानदार काम बिना मोटिवेशन के नहीं होता। उसके लिए वो आदमी क्या है, जो भी उस काम में लगा हुआ है, मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेटेड आपको आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ पुश करता है, ताकि आप क्या करो, आगे
एक्सटर्नल मतलब बाहरी शक्तियां। अब हम करेंगे बेटा क्या होती है ये आपकी आंतरिक शक्तियां क्या होती हैं और ये बाहरी शक्तियां। तो मोटिवेशन क्या है बेटा, मोटिवेशन में बच्चा या तो इंटरनल फोर्सेस से या एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या रहेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रहेगा, लगा रहेगा। तो उससे हम अगर हम मोटिवेशन के टाइप की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक तो बेटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरण और एक है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहरी अभिप्रेरण। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जब अपनी इंटरनल फोर्सेस से आप किसी कार्य में लगे हुए हो वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। या जब आप गोल गेन करने के लिए आंतरिक शक्तियों से लगे हुए हो तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एंड इंडिविजुअल इज फोर्स्ड बाय इंटरनल फोर्सेस टू अचीव द गोल। जब क्या है इंटरनल फोर्सेस से, इंटरनल फोर्सेस आपको क्या कर रही है, लगा रही है, पुश कर रही है क्या करने के लिए, गोल को ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो वो क्या है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये इंटरनल फोर्सेस क्या है, कौन कौन से आपके फोर्सेस जो इंटरनल फोर्सेस में आएगी, देखिए डिस्प्ले सुपीरियरिटी, आपके अंदर ये इच्छा है कि आप अपने आप को क्या दिखाओ, दूसरों से अच्छा दिखाओ, आप अपने आप को सुपीरियर दिखाओ। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है उसको एक वो कह सकते हैं, उसको एक एंथुसियाज्म होता है फर्स्ट आने का, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाना चाहता है। कई बार उसको कोई मोटिवेट भी नहीं करता, वो अपने आप ही अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखनी है। तो अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, उसके अलावा सोशल अप्रूवल, आप चाहते हो कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, उसके लिए क्या रहते हो आप दिन रात मेहनत करते हो। आपको पता है कि सोसाइटी इंटेलिजेंट लोगों को, रिच लोगों को, इनको ज्यादा एक्सेप्ट करती है, तो उसके प्रयास में आप लगे रहते हो अपने गोल को ऑब्टेन करने के लिए। एंजॉयमेंट, आपकी इंटरनल शक्तियों से जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है, कुछ बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, कुछ को एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको उनका इंटरेस्ट है। जैसे जो पेंटर है, पेंटर, सारे पेंटर पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो अलग बात है, उससे इनकम भी हो रही है। राइटर पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, राइटर क्या है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको खुशी हो रही है, तो अपनी एंजॉयमेंट के लिए भी आप काम करते हो, वो भी इंटरनल फोर्सेस में आएगा। उसके बाद सेटिस्फैक्शन, वही मैंने बताया, जैसे राइटर है, पेंटर है, उनको सेटिस्फैक्शन होती है जब वो कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे जिस बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है 3-4 घंटे लगा रहे हैं, तब उसको कोई थकावट नहीं होती, उसको अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए लगे रहते हो, वो आपको इंटरनल फोर्सेस उसके लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, तो बेटा वो कौन सा मोटिवेशन हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरण, बाहर से, जैसे कि an individual is forced by external forces to achieve the goal। जो इंडिविजुअल है वो एक्सट्रिंसिक फोर्स से, बाहर की शक्तियों से क्या है, गोल को ऑब्टेन करने में लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब भारी शक्ति, अभी भारी शक्तियां क्या क्या है, देखिए एक तो रिवार्ड है कि आपको इनाम मिलेगा, जैसे छोटे बच्चों को बड़ा रहता है कि स्कूल में आप फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। कई बार आप देखो 10th 12th में पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा ये करेगा तो तेरी बाइक ला देंगे, ये फोन दिला देंगे या कुछ और, तो वो रिवार्ड है, वो आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसके बाद है पनिशमेंट, आप लर्न नहीं करके जाते क्लास में तो आपकी पिटाई होती है, तो ये क्या है, ये भी एक मोटिवेशन का टाइप है। ये क्या है आपका पनिशमेंट भी क्या है, एक मोटिवेशन है। तो आप क्या करते हो, उस काम में लगे रहते हो, क्योंकि आपको मोटिवेशन, ये नेगेटिव मोटिवेशन, ये एक तरीके से पनिशमेंट मोटिवेशन का काम कर रहा है। कैश इंसेंटिव, जैसे आप अच्छा करोगे, जैसे आप देखते हो कि अलग अलग जॉब में जो लोग हैं वो लगे रहते हैं, खासकर प्राइवेट कंपनीज में ये होता है कि अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको कैश प्राइज मिलेगा या कोई बोनस मिलेगा, तो वो भी क्या करता है, वो बाहर की शक्तियों द्वारा क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। आप कैश प्राइज गेन करना चाहते हो तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, प्रेज, तारीफ करना। ठीक है, आप ये काम करोगे तो आपकी मम्मी आपकी तारीफ करेगी, आपके टीचर आपकी प्रेज करेगी, आपके दोस्त आपकी प्रेज करेंगे, तो ये भी क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक तो आप अपने इंटरनल फोर्सेस से मोटिवेटेड हो, इंटरनल फोर्सेस से आप प्रभावित होकर अपने गोल को ऑब्टेन करना चाहते हो, लगे हुए हो, और एक्सट्रिंसिक में क्या है, आप बाहरी शक्तियों से प्रभावित होकर अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करना चाहते हो।
फीडबैक। अगर आप चाहते हो ना कि मोटिवेशन हो, व्यक्ति जो मोटिवेट होकर अपने काम में ऑब्जेक्टिव में लगा रहे हैं, तो फीडबैक बहुत जरूरी है। टीचर चाहता है कि उसके सब्जेक्ट के बच्चे अच्छा स्कोर करें, तो फीडबैक बहुत जरूरी है। टीचर टेस्ट ले लेता है और टेस्ट अगर रिटर्न नहीं करेगा तो फीडबैक नहीं मिला। फीडबैक बहुत देना जरूरी है कि बताओ कि आपके 5 नंबर आए हैं 10 में से, तो क्यों आए, इन 5 को जो आपके कटे तो कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो फीडबैक दिया आपने। आई बात समझ में? जो कमी थी उसको बताया, किस लिए बताया, बच्चे को इंसल्ट करने के लिए नहीं, बच्चे की कमी को दूर करने के लिए बताया। तो पॉजिटिव फीडबैक बेटा बहुत जरूरी है। वो आपको क्या करेगा, उससे आप अपने डायरेक्शन में लगे रहोगे, मोटिवेट होते रहोगे। इवैल्यूएशन, ये भी एक ऐसा एक पॉइंट है, मूल्यांकन करते रहो। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मतलब ये एक टारगेट पूरा करना है, तो आप देखते रहो कि कितना इवैल्यूएट करके देखो कितना होगा, 20% टारगेट पूरा हो गया, 40% हो गया, 60% हो गया, तो टाइमली उसी प्रकार जैसे आपको स्कूल में एग्जाम नहीं होते, फर्स्ट टर्मिनल कितना सिलेबस आपको आ गया, सेकंड टर्मिनल, और अब तो 2 ही टर्म्स होती हैं, अदरवाइज बार-बार जो एग्जाम होते हैं तो वो भी यही चेक करते हैं। तो इवैल्यूएशन भी कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन लिख सकते हैं हम इसको। लेंथ ऑफ प्रैक्टिस, ये तो मानकर चलिए बेटा, देखो मैं यहाँ पर ये लिखूंगी, बिल्कुल छोटा आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। लेंथ ऑफ प्रैक्टिस, जितने जैसे आप 1 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि आप थक गए। तो कितनी देर आप प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से काम कर पाओगे। तो अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो आप इंटरवल्स में कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ प्रैक्टिस भी मोटिवेशन में काफी मैटर करती है। ऑडियंस बेटा बहुत जरूरी है। ऑडियंस भी क्या है, एक मोटिवेशन टेक्निक है। अगर ऑडियंस होगी तो मान लो कि अगर आप मैच खेल रहे हो, 2 टीमें मैच खेल रही हो, कोई देखने वाला नहीं हो तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। पर अगर स्टेडियम खचाखच भरा है भारत पाकिस्तान के लोगों से, तो मैच का जो रिजल्ट होगा, मैच का जो सीन होगा वो कुछ और होगा, क्योंकि खिलाड़ियों का एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो मोटिवेशन के लिए ऑडियंस बहुत जरूरी है। जिस प्रकार जैसे 10th और 12th का जो रिजल्ट आता है इलैबोरेट तरीके से आता है, बहुत लोग पता करने वाले होते हैं, ठीक है ना। आपके पड़ोस का कोई नहीं पूछता कि आपके 6th में कितने मार्क्स आए, 7th में कितने मार्क्स आए, पर आपका 10th का 12th का रिजल्ट सब पूछते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से ज्यादा बड़ी ऑडियंस मतलब ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा फोकस करेगा जो उसमें भाग ले रहा है। उसके बाद है गोल सेटिंग। ये तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेट आप पहले गोल तो सेट करो। गोल सेट करोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है, मुझे एक सोशल वर्कर बनना है, मुझे ये करना है। जब आप अपना गोल सेट करोगे बेटा, तो गोल आपको क्या करेगा, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको वही उनके सपनों में रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो गोल उनको क्या करने देता है, वो गोल उनको क्या करता है, हमेशा काम में लगाए रहता है। वो देखते हैं कि हमारा अगर भाई मैं ऐसे करूंगा तो शायद डॉक्टर ना बन पाऊं, मुझे ये करना चाहिए, तो वो अपने आप से मोटिवेटेड होते रहते हैं। क्रिटिसिज्म बेटा, क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको कभी नेगेटिव मत करो। जरूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन ही है, आपका दोस्त भी आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लो, उसको ये कह रहा है कि आप अच्छा नहीं पढ़ रहे, आपके तो कम मार्क्स आते हैं, तो देखो कि हाँ मेरे में कुछ कमी रही होगी, ठीक है ना। उसको अगर आप नेगेटिव तरीके की बजाय पॉजिटिव में लोगे तो क्या होगा, आप मोटिवेट होगे क्रिटिसिज्म से कि उसने मेरी ये बुराई करी, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कमी छोड़ी, अब मैं उसको क्या करूंगा, इंप्रूव करूंगा। तो क्रिटिसिज्म को ध्यान रखना है। प्रेज, प्रशंसा भी क्या करती है,
डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर कमी है तो कहाँ है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी क्या है, मोटिवेशन का तरीका है। तो दीज आर द मोटिवेशन टेक्निक्स बेटा। मोटिवेशन टेक्निक्स में आपका फीडबैक है, इवैल्यूएशन है, लेंथ ऑफ प्रैक्टिस, ऑडियंस, गोल सेटिंग, क्रिटिसिज्म, प्रेज, ये सारे फैक्टर्स आपको मोटिवेट करने की टेक्निक्स में आते हैं कि आप गोल सेट करोगे, मोटिवेट होगे। मोटिवेट मतलब गोल ही नहीं जिसका तो वो कैसे मोटिवेट होगा। प्रेज, अगर लोग आप तारीफ करोगे किसी की तो वो मोटिवेट होगा उस डायरेक्शन में। अरे मैं ड्राइंग करता हूँ, सभी मेरी तारीफ करते हैं तो मैं अच्छी करता हूँ, तो बच्चा मोटिवेट होगा। तो दीज आर द मोटिवेशन टेक्निक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू not for your syllabus but also for your life, your practical life. My dear student, now we are going to study our next topic, what is aggression and what are the types of aggression. Now our next topic is aggression. Aggression को हिंदी में कहेंगे बेटा आक्रामकता। आक्रामकता या aggression है क्या? It is a verbal, it is a physical or verbal behavior. इसको समझिए। ये फिजिकल बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को फिजिकली कोई नुकसान पहुंचाए। उसके अलावा ये वर्बल भी हो सकता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को अब्यूज करे या कोई ऐसे वर्ड बोले जिससे क्या हो, साइकोलॉजिकल क्या हो जाए, परेशान हो जाए। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो आपका एग्रेशन है बेटा, इट कैन बी फिजिकल एंड इट कैन बी वर्बल। जरूरी नहीं है कि आपने इसको आपने उसको गुस्सा मारा हो या कोई उसको नुकसान पहुंचाया फिजिकली। अगर आप किसी खिलाड़ी को कुछ गलत वर्ड भी बोलते हो तो ये भी क्या है, एग्रेशन है। Which is directed towards the goal of harming other living being, either physically or psychologically. ठीक है, एग्रेशन वो फीलिंग है, वो बिहेवियर है जिससे एक खिलाड़ी दूसरे को या तो कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है या मानसिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो एग्रेशन आपने खिलाड़ियों में देखा होगा, पर एग्रेशन बेटा जरूरत से ज्यादा एग्रेशन खिलाड़ी के लिए बहुत बुरा है। वो खिलाड़ी के करियर को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए एग्रेशन हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एग्रेशन आपको समझ में आएगी तो फिजिकल और इट कैन बी अ वर्बल बिहेवियर, ठीक है, व्हिच डायरेक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ द प्लेयर इन सच ए वे that he can harm the other player physically or psychologically. ठीक है, एक खिलाड़ी, डेफिनेशन आप कोई भी लर्न कर सकते हो, डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हो बेटा, इट इज अ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर which is directed towards the goal of harming other living being either physically or psychologically. मतलब एक खिलाड़ी को दूसरे को नुकसान पहुंचाना उसका क्या बन जाता है, मेन एम बन जाता है। वो उसको शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकता है और मानसिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रेशन की। कितने टाइप्स है एग्रेशन के? तो पहला है बेटा होस्टाइल एग्रेशन और इसका दूसरा नाम है रिएक्टिव एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन और रिएक्टिव एग्रेशन। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल और चैनलाइज्ड एग्रेशन। इसमें आपको ये बोल देता है कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का दूसरा
जाता है। तो इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वेज ऑफ कंट्रोलिंग एग्रेशन। अब एग्रेशन है भाई, अब जरूरत से ज्यादा एग्रेशन होगा तो क्या होगा, खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमें एग्रेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। हाउ टू कंट्रोल, प्रेज फॉर नॉन एग्रेसिव बिहेवियर। आपने जो खिलाड़ी है नॉन एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, उनको कोई रिमार्क देना है, उनकी तारीफ करनी है, अनाउंस करना है भाई ये बहुत अच्छा खेल रहे, ये कभी रूल नहीं तोड़ते। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ वो चलेंगे और क्या करेंगे, रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे। रिमूव क्लूज व्हिच कॉजेस एग्रेशन। आप देखो खिलाड़ी का एग्रेशन कब आता है, जब क्या होता है उसके साथ कोई पार्शियलिटी होती है या कुछ सिंबल्स ऐसे हो, तो ऐसे क्लूज जो भी आपको पता चले कि इससे एग्रेशन खिलाड़ियों में जनरेट होता है, उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। कोई भी काम आप कर रहे हो बेटा, देखो स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, खेलों में भी खिलाड़ियों को बहुत स्ट्रेस है, हाउ टू विन, हाउ टू टेक प्रॉपर पोजीशन इन द टूर्नामेंट्स, तो उसके पास बहुत सारे प्रेशर है, ठीक है, उस प्रेशर को साथ साथ उसको मैनेज भी करना आना चाहिए, ताकि क्या करे वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हर चीज को लेकर, ठीक है ना। आपके ऊपर है कि आप चीजों को पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो, तो वो पॉजिटिव वे में ले सके चीजों को, तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट। बच्चों को ये सिखाइए कि खेल में भाग लेना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, टूर्नामेंट का हिस्सा बनना बड़ी बात है। अब आप ये देखो कि 20 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही है, जीतने वाली फाइनल में जीतने वाली तो एक ही होगी ना, तो हर कोई कैसे जीत सकता है, सब पे सबकी अपनी विशेषताएं हैं, सब पे ये प्रेशर मत डालिए कि वो जीतेंगे। तो जीतने से बड़ी बात है पार्टिसिपेशन करना, खेल के महत्व पर ज्यादा प्रकाश डालिए, ना कि जीतने पर। उसके बाद बेटा कोच बिहेवियर शुड बी काम कूल। कोच का जो बिहेवियर है, मतलब जो डायरेक्ट कर रहा है टीम को, अगर वो एग्रेसिव इन नेचर है तो वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको भी एग्रेसिव कर देगा, ठीक है ना, भाई चलो हमें ऐसा करना है, वो उनको शांत तरीके से समझाएगा तो टीम भी वैसे ही बिहेव करेगी। किसी को कोच को ये पता होना चाहिए कि जीत और हार इट इज द पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना, इसमें कोई आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आज आपके साथ कुछ मतलब कोई भी किसी भी कारण से आपकी टीम हार गई, तो इट विल बी विनर टुमारो, कल ये जीत भी सकती है। तो कोच को बिल्कुल शांत रहना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे वो जीते या हारे। पेनलाइज फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। आपने देखा होगा भाई फुटबॉल जैसा खेल है, ग्रीन कार्ड दिया जाता है, येलो कार्ड, अलग अलग मतलब पेनल्टी लगाई जाती है खिलाड़ी पे, वॉर्न भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हर गेम में होता है कि खिलाड़ी अगर कुछ गलत करेगा, कुछ रूल्स को ब्रेक करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जा सकता है, जिससे नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे। तो इस प्रकार से आपने पूरा चैप्टर देखा साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। बेटा सबसे पहले हमने पर्सनैलिटी पढ़ा, पर्सनैलिटी के हमने टाइप पढ़े, विलियम हर्बर्ट शेल्डन के, और हमने जंग के पढ़े, ठीक है। दोनों ने तीन भागों में डिवाइड किया, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ये किसने कहा, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने। जंग ने क्या कहा, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। फिर हमने कहा कि 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, इसमें आपका कंसाइनियसनेस है, ओपननेस है, न्यूरोटिसिज्म है, एक्सट्रोवर्जन है और एग्रीएबलनेस है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा मोटिवेशन। मोटिवेशन के भी 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और मोटिवेशन की टेक्निक्स हमने की। उसके बाद हमने एग्रेशन पढ़ा, और एग्रेशन में बेटा क्या है, आपने एग्रेशन में 3 टाइप्स के हैं, होस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और आपका थर्ड असर्टिव बिहेवियर। और लास्ट जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का है वेज ऑफ कंट्रोलिंग एग्रेशन। कि एग्रेशन को हम कंट्रोल कैसे करें। इट इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एंड इट इज वेरी